नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे एमपी सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें एक सोयाबीन उपार्जन नीति भी शामिल था। प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का फैसला किया गया था और अब आज सीएम इसी नीति को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सोयाबीन उपार्जन, खाद बीज उपलब्धता की समीक्षा करेंगे और ये बैठक सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस में होगी। सीएम वीसी के माध्यम से बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि जो किसान हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया। उनका ये कहना है कि सोयाबीन की जो एमएसपी है वो 6,000 रुपए की जानी चाहिए और भी कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको लेकर आज मुहर लग सकती है। सोयाबीन उपार्जन नीति भी शामिल रहेगी। इस बैठक के दौरान चर्चा का विषय रहेगी, जहां प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का फैसला किया गया था। अब आज सीएम इसी नीति को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सोयाबीन उपार्जन, खाद बीज उपलब्धता की समीक्षा करेंगे और इस बैठक सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस में होगी। सीएम वीसी के माध्यम से बैठक लेंगे और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली जिसमें सोयाबीन उपार्जन नीति को लेकर समीक्षा करेंगे सीएम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रीनू, जिस बात का आपने जिक्र किया कि अपने इस प्रस्ताव पर इस उपार्जन नीति को मोहर लगी थी और 25 सितंबर से जो किसान है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराना भी शुरू कर दिया है। 2-3 दिन का समय रजिस्ट्रेशन को होते हुए हो चुका है और यही कारण है कि मोहन यादव आज एक समीक्षा बैठक करेंगे और सभी जो भी जिला कलेक्टर है या कृषि विभाग से जो जुड़े अधिकारी हैं उनसे वह वीसी के माध्यम से चर्चा करेंगे और उनको जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उपार्जन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, जिलों में किस तरह की व्यवस्था है की गई है। क्योंकि देखिए 25 सितंबर से 20 नवंबर तक, अक्टूबर तक जो है वो ये पूरे पहले रजिस्ट्रेशन होने हैं और उसके बाद 31 दिसंबर तक जो है वो खरीदी की जानी है। मध्य प्रदेश में कुल 1400 उपार्जन केंद्र जो है बनाने के निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए थे। हालांकि कई किसानों की तरफ से इस बात को लेकर आपत्ति जरूर आई थी कि जो एमएसपी है वो काफी नहीं है। तो ऐसे में ये भी देखना बहुत आवश्यक होगा कि क्या जो किसान है वो सरकार को सोयाबीन बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या फिर खुले मार्केट में वो बेचेंगे। तो इसको लेकर जो समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई। इसके अलावा जिस तरीके से किसानों की जो समस्याएं रहती है खाद बीज को लेकर, उस सब की आज समीक्षा बैठक भी मोहन यादव करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से सोयाबीन उपार्जन नीति को लेकर समीक्षा बैठक होगी और कई भी मुद्दों को लेकर बातचीत सीएम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। एमपी में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। 70,000 अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं होंगे। शिक्षकों की भर्ती में 25% आरक्षण मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीपीआई का यह फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, जहां पर एमपी में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। 70,000 अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं होंगे। शिक्षकों की भर्ती में 25% आरक्षण मिलेगा, जहां अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीपीआई का यह बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी, जहां पर मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। इस आदेश के खिलाफ में जल्दी संगठन सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। खबर बिलासपुर से, जहां नया रायपुर जमीन अधिग्रहण मामले में 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एनआरडीए को किसानों से करना होगा समझौता। नए कानून में 75% किसानों की सहमति जरूरी होगी। एनआरडीए को किसानों के साथ करनी होगी बात। बड़ी जानकारी बिलासपुर से, जहां पर नया रायपुर जमीन अधिग्रहण मामले में 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इसके चलते एनआरडीए को किसानों से समझौता करना होगा। नए कानून में 75% किसानों की सहमति जरूरी होगी। एनआरडीए को किसानों के साथ बात करनी होगी।
तो 75% किसानों की सहमति जरूरी होगी। 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़िए। उमेश, जमीन अधिग्रहण मामले में 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, पूरा मामला बताइए। देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नवा रायपुर प्रोजेक्ट। इसके तहत 500 एकड़ जमीन जो है वो किसानों से अधिग्रहित करनी गई है। इस पूरे मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनआरडीए को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने किसानों के पक्ष में पूरा जो है फैसला सुनाया है और सीधे तौर पर कहा है कि एनआरडीए को किसानों से बात करना होगा, उनके बीच समझौता होना जरूरी है, क्योंकि नए कानून के तहत जिस तरीके से पूर्व में जो पुराने भू अर्जन अधिनियम के तहत जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो नए कानून का प्रभाव इस भू अर्जन पर पड़ेगा। लिहाजा इसको लेकर एनआरडीए को किसानों से बातचीत करनी होगी। इसके साथ ही 75% जो किसान हैं उनकी सहमति होना अति आवश्यक है नए कानून के आधार पर। तो कहा जा सकता है कि जो नवा रायपुर को बचाने के लिए जो 500 एकड़ जमीन किसानों से अधिग्रहित करनी थी, उसको लेकर एनआरडीए को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल एनआरडीए को अब किसानों से बातचीत करनी होगी, नए कानून के तहत उनसे बातचीत कर उनको सहमति लेनी होगी। उसके बाद ही अब नए प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से सहमति के बाद ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा और आज इस मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर से खबर की, जहां पर जेल से फिल्मी स्टाइल में गायब हुआ था कैदी। 12 घंटे तक तालाब परिसर में छिपा रहा और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस गिरफ्त में रमेश आया। आजीवन कारावास की सजा काट रहा है कैदी। सेंट्रल जेल से भागने की फिराक में था रमेश कोल। पॉक्सो एक्ट में सजा काट रहा है रमेश कोल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर जेल से फिल्मी स्टाइल में गायब हुआ था कैदी। 12 घंटों तक तालाब परिसर में ही छिपा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस गिरफ्त में आया रमेश। आजीवन कारावास की सजा कैदी काट रहा था, लेकिन ये अचानक से गायब हो गया और ये तालाब परिसर में ही कई घंटों तक छिपा रहा। सेंट्रल जेल से भागने की फिराक में रमेश कोल था। पॉक्सो एक्ट में ये जेल की सलाखों में सजा काट रहा था और ये तकरीबन 12 घंटे तक तालाब के ही परिसर में आसपास कहीं छुपा रहा। भागने की फिराक में था लेकिन भाग नहीं पाया और 12 घंटे बाद इसे एक बार फिर से जेल में भर दिया गया। इंदौर में बदमाश पुलिस को खाली चुनौती दे रहे हैं। बदमाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, हमने सरकार को भी दोस्त बना लिया है। पुलिस दबिश में नाला कूदकर भागा था बदमाश। पुलिस ने बदमाश के घर पर दबिश दी थी। दबिश देने पर थाना प्रभारी का ट्रांसफर हुआ था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं। बदमाश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें पोस्ट में लिखा है कि हमने सरकार को भी दोस्त बना लिया। पुलिस दबिश में नाला कूदकर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने बदमाश के घर पर दबिश दी थी। दबिश देने पर थाना प्रभारी का ट्रांसफर भी हुआ था। और अब ये जो खुली चुनौती है, ये देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो बदमाश है पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये लिखना कि पुलिस हमने सरकार को भी अपना दोस्त बना लिया है। पुलिस दबिश में नाला कूदकर भाग रहे बदमाश का ये जो पोस्ट है ये अब वायरल हो रहा है। देखिए, ये एक तस्वीर है और इसी में ये बातें लिखी हुई हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस के लिए खुली चुनौती मानी जा सकती है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, बेखौफ हो चुके हैं बदमाश, अब तो खुली चुनौती भी देने लगे सोशल मीडिया पर। और देखिए, ये जो बदमाश है ये वो है जो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सर के पीछे वो नाले से भागता हुआ नजर आ रहा था। जब घर ने दबिश दी तो घर के पीछे नाले में कूद गया और नाले में खड़े होकर पुलिस से माफी मांगता रहा। हालांकि फिर नाले से वो बच के निकल चुका। अब वो जब उस क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है लोकेन्द्र सिंह भदौरिया, उनका ट्रांसफर हो चुका। सिर्फ उनका नहीं, करीब 25 थाना प्रभारी जो है उनके थाने बदल दिए गए। ये थाने तब बदले गए थे जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अल्टीमेटम दिया था, और अल्टीमेटम उसी क्षेत्र से दिया था कि नशे पे लगाम लगाओ और मैं इसके खिलाफ सख्त खड़ा हूँ। अब जब थाना प्रभारी बदल गए तो अब ये बदमाश जो है एक पुलिस कर्मी के साथ में स्टेटस लगा रहा है, कह रहा है कि भाई साहब हमने तो सरकार से दोस्ती कर ली है। यानी ये कोई मैसेज देना चाहता है कि तुमने मेरे घर पे दबिश दी इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। इस तरीके को सोशल मीडिया में मैसेज दे रहा था। इसलिए इसे साफ साफ माना जा रहा है कि ये पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। खौफ नहीं इन बदमाशों पे,
पुलिस पकड़ने जाती है, भाग जाते हैं। बाद में फिर अब ये आप सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं अपनी फोटो, बकायदा इसके साथ फिल्मी गाने डाल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इंदौर पुलिस इसे कब गिरफ्तार करती है, किन धाराओं में कार्रवाई करती है, लेकिन बदमाश की हौसले कितने बुलंद है इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से खुली चुनौती देने का जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। रायपुर से खबर है जहां बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, अंकल सैम ने भारतीयों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। सैम ने विरासत पर टैक्स वसूलने की बात कही। सैम पित्रोदा को फटकार नहीं लगेगी, चिमनानी ने कहा। हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने नेम प्लेट की बात की। विक्रमादित्य का कांग्रेस ने जीना हराम कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना है और अंकल सैम ने भारतीयों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की थी। नस्ल भेदी टिप्पणी करने के दौरान सैम ने यह भी कहा था कि सैम ने विरासत पर टैक्स वसूलने की बात कही थी। सैम पित्रोदा को फटकार नहीं लगेगी, चिमनानी का ये बयान। उनका यह भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने नेम प्लेट की बात की। विक्रमादित्य का कांग्रेस ने जीना हराम कर दिया। खबर बिलासपुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार छात्र को जबरदस्त टक्कर मार दी और टक्कर के बाद छात्र 10 फीट दूर जाकर गिरा। सत्यम चौक के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार की पहचान की और उसे जब्त कर लिया है। वहीं सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार छात्र को जबरदस्त टक्कर मार दी और टक्कर के बाद छात्र 10 फीट दूर जाकर गिरा। सत्यम चौक के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो चुका है। खबर पेंड्रा से, जहां भालू के हमले में नाबालिग की मौत का मामला सामने आया। नाबालिग बच्ची पर भालू ने हमला किया। 13 साल की बच्ची पर भालू ने हमला कर दिया। बकरी चराने गई बच्ची पर हमला किया गया। जंगल में भालू ने बच्ची पर हमला कर दिया। मरवाही के बेलझिरिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी पेंड्रा से है, जहां भालू के हमले में नाबालिग की मौत का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची पर भालू ने हमला किया। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर डेंगू के डंक से एक बच्चा बेबस हो गया और उसके हालात इतने बिगड़ गए कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 11 साल के मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल उसकी हालत गंभीर थी और फिर दम तोड़ दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बात कुल आंकड़े की करें तो इस सीजन में 700 मरीज सामने आ चुके हैं। अकेले शुक्रवार को 55 मरीज मिले। कल जिस तरह डेंगू ने अर्धशतक लगाया, इससे समझ सकते हैं कि डेंगू अब खतरनाक होने लगा है, क्योंकि सिर्फ सितंबर महीने में 497 मरीज मिल चुके हैं। संवाददाता सुशील कौशिक, सुशील, डेंगू का डंक अब 700 करीब आंकड़ा पहुंच चुका है मरीजों का। ग्वालियर के कमला राजा शासकीय अस्पताल में 11 साल का एक जो बच्चा डेंगू के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जो ग्वालियर के बाड़ादरी इलाके का रहने वाला था। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद कमला राजा अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव को भी भेजी कल रात, और उसके बाद सीएमएचओ ने कमला राजा अस्पताल से बच्चे की मौत की जो रिपोर्ट है पूरी इलाज की वो मांगी है। उसके बाद ही अभी आपको बता दें कि कुल जो है ग्वालियर जिले में डेंगू से पीड़ित 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 जो मरीज थे वो निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी, और उसके अलावा जो बच्चा है सरकारी अस्पताल में इनकी मौत हुई है। तो 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा डेंगू के आंकड़े की बात करें तो ग्वालियर जिले में 692 के लगभग जो डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की तादाद है। इनमें करीब 300 के आसपास बच्चे हैं जो डेंगू पीड़ित रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। अब प्रशासन, नगर निगम अपनी स्तर से एहतियात और कार्रवाई में जुटा हुआ है, लेकिन अब लोगों को भी जो है इस सीजन में सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के बाद अब डेंगू का दंश ग्वालियर में लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील।
खबर सारंगगढ़ से, जहां पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। जनधन मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। लोन दिलाने के नाम पर 76,000 की ठगी की गई। ठगी का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से दबोच लिया। बिलाईगढ़ थाने के देवर बोर्ड गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी है सारंगगढ़ से, जहां पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। जनधन मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। लोन दिलाने के नाम पर 76,000 की ठगी हुई। ठगी का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से दबोच लिया। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर नदी में बहे शख्स की लाश मिली है। रेड नदी पार करते बह गया था किसान और घटनास्थल से 100 मीटर दूर मिला शव। खेत से काम कर घर लौट रहा था किसान, पत्नी और दादी के साथ ये घर लौट रहा था। कोदमा के मतरिंगा मुसर डांड का ये पूरा घटनाक्रम। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां नदी में बहे शख्स की लाश मिली। रेड नदी पार करते समय किसान बह गया था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी, गुना, निवाड़ी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में भी अलर्ट जारी हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। शिवपुरी, गुना, निवाड़ी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश होने के आसार अभी बने हुए हैं। तो पहले मौसम विभाग ने चेता दिया था। अब देखिए, कुल 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश एक बार फिर से बारिश में तरबतर होने के लिए तैयार है। खरगोन में जोरदार बारिश से सिरवेल महादेव का प्रसिद्ध झरने का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सिरवेल मंदिर परिसर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बढ़ते पानी को देखते हुए आम लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिरवेल महादेव का झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है। प्रदेश सहित महाराष्ट्र से भी यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। रतलाम में एक शख्स अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। पिछले 28 सालों से युवक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा है। वहीं इस साल में वे हरिद्वार में 400 से ज्यादा मृतकों का अस्थि विसर्जन करेंगे। बता देंगे, युवक के बड़े भाई के गुमशुदगी के बाद युवक को प्रेरणा मिली थी और उसके बाद से उन्होंने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया था। ये अपन लगातार 28 वर्षों से कर रहे हैं ये अस्थि कलश यात्रा, और इसमें मेरे भाई ने घर छोड़ा था। इसके कारण से अपन हमेशा से ये अस्थि कलश यात्रा निकाल रहे हैं। और कई गरीब लोग हैं जो यहाँ पे तर्पण के लिए पैसा नहीं रहता है, कई दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, उनके भी अपन अंतिम संस्कार करते हैं। असहाय गरीब और लावारिसों का अंतिम संस्कार करते हैं। और अब खबर सीहोर से, जहां पर खैरी गांव के पास किसान को खेत में 3 शावक दिखाई दिए हैं, जिसके बाद शावकों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग ने 3 शावकों का परीक्षण किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो 3 शावक तेंदुए हैं या फिर सियार के बच्चे हैं। ढांचे के हिसाब से हमको पता चला कि वो बच्चे तेंदुए के ही हैं। उनके नाखूनों में काफी धार और बड़े नाखून थे। अधिकतर हमारे गांव के जंगल में तेंदुआ पाया जाता है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबर।